प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का जो फैसला है वो लिया है। लंबे समय से दरअसल राजनीतिक माहौल में ये मांग चल रही थी और अब आकर के केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लंबे समय से केंद्र पर दबाव बना रही थी और तब जाकर जाति जनगणना का जो ऐलान है वो सरकार ने किया है। जबकि सरकार का मानना है कि विपक्ष ने लगातार जाति जनगणना का विरोध किया और अब इस पूरे मामले में जमकर सियासत हो रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जाति जनगणना का मतलब क्या है, इसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ी। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं इसकी डिटेलिंग की जाए, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी की उसमें उसे शामिल नहीं किया गया। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन गया है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं, उनकी संख्या कितनी है। देश में जो मुख्य जातियां और वर्ग हैं उसमें कौन कौन है और किस तरीके से है, जरा ये भी आपको समझाते हैं। सामान्य वर्ग के लोग हो गए, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है। तो ये जाति और जो वर्ग है वो इस देश में है, लेकिन ओबीसी की कैटेगराइजेशन कैसी होगी वो इस बार जाति जनगणना में तय होने वाली है। अब इसको सियासत की नज़र से भी समझते हैं। लंबे समय से चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो जाति जनगणना की मांग कर रहा था, कास्ट सेंसस की मांग कर रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चला है और जाति जनगणना करवाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। तो क्या विपक्ष के मुद्दे को छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है? आने वाले दिनों में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और कास्ट सेंसस के जो सही मायने हैं वो खास तौर पर बिहार में नजर आते हैं। तो क्या इस तीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को साधने की कोशिश की है? देश में जाति आधारित जो आबादी है वो कितनी है वो भी आप जरा एक नजर समझिए। एसटी 16.63%, एसटी 8.6%। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये डिटेलिंग है। ओबीसी 52%, मंडल कमीशन के मुताबिक ये ओबीसी का आंकड़ा है। लेकिन ओबीसी को लेकर के अब संशय का विषय है। लेकिन जब जाति जनगणना होगी तो इसकी कैटेगराइजेशन भी संभव है और संभवतः इस बार मुस्लिम वर्ग को भी उसमें रखा जाए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष के मुद्दे जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, क्या मुद्दा विहीन इससे विपक्ष हो जाएगा? देखिए, ये मुद्दा तब अनाउंस हुआ जब हम ये देख रहे थे कि कुछ बड़ा अनाउंस होगा। सीसीएस की बैठक हुई है सिक्योरिटी की और कैबिनेट सिक्योरिटी की, और उसमें कुछ और बड़ी स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती हैं, कुछ और लिमिटेशंस पाकिस्तान पे लगाई जा सकती हैं। और आप देखेंगे जब कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम फैसलों के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, धीरे से अश्विनी वैष्णव ने अपनी जेब से 2 पर्चे निकाले और अनाउंस किया कि एक और मुद्दा है जिसका अनाउंसमेंट बाकी है, और बड़े धीरे से विपक्ष का ये मुद्दा उनसे लेते हुए अनाउंस कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिखा कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। ये इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये बिहार चुनाव से पहले का एक मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल बिहार तो मुद्दा है ही नहीं। नीतीश कुमार ऑलरेडी सैंपल सर्वे करा चुके हैं, बिहार की जनता को सेटिस्फाई कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना और जाति से रिलेटेड बिहार से राजनीति शुरू होती है। और दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार वो कैपिंग जो है 50% की, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उससे 65% करा चुके हैं। तो बिहार के साथ इसको जोड़ के देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं मुद्दा है। ये मुद्दा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में है। सबसे पहले तो इसको करने में ही 2-2.5 साल का समय लगेगा। तो मुद्दा ये है कि ये सब कुछ जो भी हुआ वो सीसीपीए की बैठक में हुआ, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हुई थी कल कैबिनेट से पहले, उसमें ये फैसला हुआ। 2 सहयोगी दल उसमें मौजूद रहे। सहयोगी दल हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं, जो एनडीए के। दूसरी बड़ी बात है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मिलने आए थे तो ये माना जा रहा था उसको
पुलगाम हमले से और तमाम तरीके के फैसलों से देखकर जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब जब ये फैसला हुआ और हम मोहन भागवत का वो सितंबर का 2024 का बयान याद करें जो इसके पक्ष में था जाति जनगणना के, तो लगता है कि कहीं जाति जनगणना पर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री की आखिरी मुलाकात हुई। देखिए, इसको वैसे भी देखा जा सकता है कि आरएसएस के हर एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, चाहे वो 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे राम मंदिर हो, और चाहे इसकी भी वकालत आरएसएस ने की थी। तो वो हर एजेंडा लागू कर रही है। थोड़े बहुत खींचतान होते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन आरएसएस को पता है कि हमारा एजेंडा मोदी सरकार ही लागू कर रही है। तो एक तो इस हिसाब से देखा जाए कि सेंसस होना है क्योंकि महिला आरक्षण है, सेंसस होना था क्योंकि डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होना था क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़नी है, तो उसी फॉर्म में एक जाति का कॉलम होगा। अभी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। यानी कि ये सब कुछ होते होते शिखा 2027 के अंत तक यह आपको जाति जनगणना आएगा। लेकिन अब 2027 के अंत में जब वाकई में वो डेटा आ जाता है और वो डेटा सरकार सार्वजनिक करने का सोचती है, सार्वजनिक, उस समय जो मांग उठेगी वो सरकार के ऊपर, आज भले इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि आपने राहुल से या पीडीए वाला विपक्ष का मुद्दा ले लिया, लेकिन तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल मास्टर स्ट्रोक है, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम चुनाव हो, और चाहे फिर 2029 का चुनाव। जी बिल्कुल। अदिति, कल जब मैं और आप इस विषय में चर्चा कर रहे थे तो आपने मुझसे कहा कि शिखा, तरकश का ये वो तीर था जो बिहार को साधने में काम आता, चाहे फिर वो राहुल गांधी साधते या फिर तेजस्वी यादव साधते। लेकिन जब तरकश से उसी तीर को निकाल करके इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया है, तो फिर बिहार में क्या नजर आने वाला है आने वाले चुनाव में? मुद्दा विहीन विपक्ष अभी तक। देखिए, ये बात तो तय है, इसको समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चीज प्लानिंग के साथ करती है और कुछ भी यूं ही नहीं कर देती। आज भी 240 की टीस नरेंद्र मोदी, इंडिविजुअल में बात कहूं तो नरेंद्र मोदी के अंदर है। आपने उनको शपथ लेते हुए देखा जी, उनके अंदर वो खुशी गायब थी। सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री वो हैं, एज इट इज कैबिनेट है, फैसले भी उतने ही कड़े लिए जा रहे हैं। लेकिन वो जो डिपेंडेंसी होती है एनडीए पर, सहयोगी दलों पर, तो वो 400 पार की तीर है। और 400 पार क्यों रुके? इसलिए रुके क्योंकि संविधान दिखाकर राहुल गांधी बोलते आए कि अगर 400 पार आए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आपके आरक्षण का सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसको हमेशा के लिए खत्म करना है। एक बात समझते हो, तरकश का तीर क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण बणियों की पार्टी मानी जाती थी, फिर वो हिंदुत्व की वाली पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अब हिंदुत्व से कभी तो आप 303 ले आते हैं, लेकिन कभी आप 240 पे भी रह जाते हैं। तो यानी कि हिंदुत्व वाला फॉर्मूला श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है, वो आपको कहीं पर भी लाके खड़ा कर सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बीच में महिला वोट बैंक खड़ा किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से जाति धर्म के ऊपर परे जाके एक लाभार्थी वोट बैंक खड़ा किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो गरीब तबका है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि कभी भी ओबीसी और एससी, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की बातों में अगर उलझ गए तो एक बार फिर वो 240 जैसा मंजर कहीं पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया। देखिए, सेंसस तो होना ही था, अब उसमें जाति भी हो जाएगा। और चाहे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए कि हाँ ये राहुल की वजह से हुआ है, क्योंकि राहुल ने संसद में जाति पूछी, पत्रकारों से जाति पूछी राहुल ने बल्कि जब हलवा सेरेमनी होती है बजट के दौरान, तब वहाँ अधिकारियों से पूछा कितने ओबीसी खड़े हैं। तो पर इतिहास ये याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2025 में 1931 से सीधा 2025 में हुई, 2011 में हुई, आंकड़े सामने नहीं आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष से छीन लिया है। तो अब विपक्ष हुआ मुद्दाहीन बिहार में कि क्या बोलेंगे, दरवाजा खटखटा के बोलेंगे कि हमने कहा था, मोदी ने किया। अल्टीमेटली मोदी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इसको लेकर एब्सोल्युटली क्लियर हैं। उन्होंने वैसे भी 65% आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अब इंडिया गठबंधन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है कि क्या कहेंगे, क्या मुद्दा लेकर आएंगे। आपके पास अडानी है और आपके पास संविधान बचाओ था। संविधान बचाओ को हाईजैक कर लिया गया है, तो अब क्या मुद्दा लेकर आएंगे?
जाहिर सी बात है। और अदिति, इतिहास इस बात को भी याद रखेगा कि कैसे जाति आधारित जो राजनीति है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती रही है। 1951 का वो समय जब इंदिरा गांधी ने भी कास्ट सेंसस के लिए मना किया, लेकिन आज जब जाति आधारित राजनीति बढ़ रही है इस देश में, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपनी धाक वहां पर जमा कर रखे। लेकिन अदिति, कास्ट सेंसस के बाद क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में? अदिति, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ, 41 में होना था, लेकिन जो अंग्रेज तब हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डेटा है, नहीं हो सकता, और नहीं हुआ। फिर जब तक अगली बार, हर 10 साल में बात होती है, तो अगली बार जब हुआ तब देश आज़ाद हो गया। 51 में नेहरू जी ने मना कर दिया कि इससे कहीं ना कहीं एक बैलेंस खराब होता है, हार्मनी खराब होती है करेक्ट जातियों से। फिर 1953 में अंबेडकर जी ने एक लेख लिखा, और लेख में लिखा कि ये पता होना चाहिए देश में कि कितनी जातियां हैं, कितनी तरह की हैं, आबादी के अनुपात से वो कितनी बढ़ रही हैं, ये भी कहा गया। अंबेडकर जी को पीडीए फॉलो करता है, सबसे ज़्यादा विपक्ष फॉलो करता है, अब बीजेपी भी दावा करती है। देश में ओबीसी की राजनीति चल पड़ी है। ब्राह्मण बनिए कहीं पर भी हों, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बीजेपी को पता है। लेकिन अब बीजेपी को अपने पंख फैलाने के लिए क्रिश्चियंस भी चाहिए, मुस्लिम तबके का वोट भी चाहिए, पसमंदाओं का या बोराओं का। बीजेपी को लाभार्थी भी चाहिए, बीजेपी को महिला वोट बैंक भी चाहिए, जो आपको महाराष्ट्र में जीत दिला देता है। तो बीजेपी को वो 400 पार जो नहीं अचीव कर पाए, जिसकी कसक रह गई, उस तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अपना वोट बैंक और पंख फैलाने होंगे। और दूसरी बात है कि कास्ट सेंसस कराना ही था, लेकिन अब सवाल घूम फिर कर यही है कि 2011 में मनमोहन सरकार में जब कास्ट सेंसस हुआ, उनको स्पेशलिस्ट टास्क में भी रखा गया जो पनगड़िया थे, और उसके बाद फिर आंकड़े नहीं साझा किए गए। क्यों? क्या ये सवाल है कि आंकड़े इसलिए साझा नहीं हुए क्योंकि वो देश की हार्मनी को खराब करेगा? ठीक वैसे ये सवाल है कि जब कास्ट सेंसस होगा, आबादी बढ़ रही है, और वोट बैंक के लिए ही सही शिक्षा, ये बार बार बोला जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब SC ST और OBC की अगर आबादी बढ़ रही है, जो आंकड़े नज़र आते हैं जिस तरीके से भी, उस हिसाब से तो आप देखिए कि देश में इस लिहाज से 70% आरक्षण होगा, क्योंकि फिर ये होगा कि 9वीं सूची में, जैसे जयललिता ने बात की थी, 9वीं सूची में आप लेकर आइए और बदलाव कीजिए, और फिर आरक्षण की कैपिंग 50% से बढ़ाइए। तो क्या इसमें जो युद्ध होता है, गृह युद्ध नहीं होगा? क्या एक सेक्शन ये नहीं कहेगा कि गलत हो रहा है, ये बायसनेस है, ये गलत चीज़ें हैं? उस अनुपात को आप कैसे करेंगे? और जिनका जाति जनगणना आएगी जाति के आधार पर, वो लोग ये दावा करेंगे कि अब हमें जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो ये किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा इस बैलेंस को क्रिएट करना। तो एक बार ये सोचने की जरूरत है कि क्या इससे मांगे, जायज नाजायज मांगे निकल कर आएंगी, और क्या ये हार्मनी के लिए जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता, क्या सामाजिक समरसता को बना पाएगा ये? तो ये बहुत सवाल इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या है, राजनीति में हम दूर के साथ साथ पास की भी सोचते हैं। तो फिलहाल तो एक, जैसे बोलते हैं कि जो जादू की छड़ी थी राहुल गांधी और पीडीए और सपा और आरजेडी के पास, वो मोदी जी ने छीन ली है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक। अदिति, कल एक और पॉइंट को बड़ी बखूबी डिस्कस कर रही थी, कोटे में कोटा, जिसका सजेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक समय में जिस पर खूब राजनीति भी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एनडीए और बीजेपी को भी इस पूरे मामले को लेकर के बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि उसमें इन्वॉल्वमेंट सरकार की कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी अब जब कास्ट सेंसस होता है तो क्या इसकी होने की भी संभावनाएं दिखती है? अदिति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा होना चाहिए, सुझाव दिया था। सुझाव जैसे ही दिया, मैं उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थी, पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, जैसे ही सुझाव दिया, अब होता क्या है, ओबीसी में बहुत सारी सब कास्ट है, बहुत सारी, लेकिन 4-5 मेन जाति हैं, उनके जो आबादी के अनुसार उनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अब सबकास्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। वो सबकास्ट का ये मानना है कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं आरक्षण के नाम पे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, अगर ये सरकारें माने, तो इसका मतलब कि खुद ओबीसी के अंदर ही खींचतान होगी, और हुई भी। उस दिन प्रधानमंत्री ने
सांसदों को बुलाया SC OBC के, और उनको ये कहा कि आप जाकर अपने अपने विधानसभा में, लोकसभा में ये समझाइए, अपने अपने विधानसभा में सांसदों को बुलाया था पार्लियामेंट में, और उनको ये कहा कि आप समझाइए कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते ऐसा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुझाव दिया हो पर ऐसा ये सरकार नहीं करेगी। तब भी वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का एक इम्बैलेंस हो, नाराजगी हो, और जाहिर तौर पे ये सीधा सीधा चुनाव पे इम्पैक्ट करता है या सीधा सीधा राजनीतिक गतिविधियों पर इम्पैक्ट करता है। ये इतनी नाजुक चीज़ है, ये इतनी नाजुक चीज़ है, ये जो हम जाति जनगणना और उसका इम्पैक्ट की बात करें, ये एक कुएं के समान है। इसमें जितना आप अंदर जाएंगे उतने अंदर चले जाएंगे, और ये किसी भी जो सरकार है उसके लिए इतना आसान नहीं है इसका रिजल्ट और उसके बाद उसको अप्लाई करना। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खास तौर पर, वो क्रिश्चियंस को भी अपना वोट बैंक, वो पूरे देश को अपना वोट बैंक, भले ही, क्योंकि राष्ट्रीय भावना आज की तारीख में राष्ट्रहित की भावना से बिल्कुल लबरेज है पूरा देश। तो और देखिए आप 303 आया भी 2019 के बाद, लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही जातीय जनगणना होगी और ये जैसे उसके बाद ये मांगे उठेंगी सब कास्ट की, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होंगी, बात होगी कि इक्वल अनुपात से सबको, जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण में शामिल नहीं हुआ उनको तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ें हैं। ये धरातल पे आने से पहले सामाजिक समरसता के बड़े सवाल उठेंगे, और राजनीतिक दल जब वोट बैंक का जिक्र करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और जाहिर तौर पे जो ये तबका है, ब्राह्मण तबका है, बनिया तबका है, वो भी ये सवाल कर सकता है कि कब तक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म अगर जिक्र करें अगले 2 साल के लिए, तो पूरे देश के SC ST OBC के अंदर ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि ना ही संविधान बदलेगा, और पूरे SC ST OBC के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आपका जाति जनगणना की जाएगी, आपकी जनसंख्या और के आधार पर सब कुछ पूरा डेटा निकाला जाएगा, और फिर बाद में फैसले लिए जाएंगे। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती से लेकर सबकी बातें कर लें, उनका जो एकलौता और असल मुद्दा था संसद के अंदर या संसद के बाहर, वो फिलहाल गौण होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अदिति, और इसलिए कहते हैं कि जो राजनीति होती है वो इमोशंस पर नहीं, रणनीति पर चला जाता है, और शायद बीजेपी की तरफ से यही करने की कोशिश हुई। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।